नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संध्या वंदन में। और आज हम करने वाले हैं मेन प्रश्न आयोग और उनके अध्यक्ष और उनके अन्य फैक्ट से संबंधित, क्योंकि आप सभी ने कहा था कि सर आयोग वाले प्रश्न हो गए, हेडक्वार्टर वाले प्रश्न हो गए, और जो स्टैटिक वाले जो क्वेश्चन थे जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब अगर 50-60 नंबर का पेपर आ रहा है तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। मैंने बोला कि चलिए यहां से क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न आ रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। और एक चीज और बता दो भाई, अभी हाल ही में रायगढ़ में एक जो घटना घटित हुई थी, हालांकि बहुत ही विभत्स घटना थी कि महिला पुलिसकर्मी के साथ ये बदसलूकी करी गई थी, वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था, महिलाओं का अपमान था। लेकिन जिस अपराधी ने वैसा किया उसके साथ भी उससे भी और गलत चीज किया गया था। आप सभी को पता होगा कि उसको लाइक जूते उते की माला पहनाई गई थी, लिपस्टिक विपस्टिक एंड ऑल सब लगाया गया था। ठीक है, अपराध किया था, कानून उसको है, उसके लिए नियम बने, सजा देते, जेल में डालो, ठूसो उसको। ये सरेआम इस प्रकार से जो पुलिस ने प्रदर्शन किया उसको भी लेकर ये सवाल किए जा रहे हैं। तो इसमें भूमिका मानवाधिकार की आने वाली है, राष्ट्रीय मानवाधिकार की आने वाली है, और क्या भूमिका होगी इसकी हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल इसका आंसर आपको यहां पर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, कि किसके तहत किया गया था। तो यहां पर पूछा गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, नहीं होगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ऑब्वियस सी बात है, मानवाधिकार बोला तो यहीं पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। लेकिन भाई आपको देखो 1993 भी आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि पता है, आप बोलोगे अरे सर ये तो इतना इजी दिख रहा है, मानवाधिकार संरक्षण, ह्यूमन राइट कमीशन, ऑप्शन नंबर सर यही ना होगा, बी ही ना होगा, बाकी कैसे हो सकता है? भाई आपको वो 92 भी दे सकता है, वो 1994 भी दे सकता है, 1991 कुछ भी दे सकता है ना, तब आप कैसे करोगे? इसलिए प्रॉपर याद रखना है, एक्ट है वो 1993 के ही तहत आपका बनेगा। चलिए एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड है, आपको बताने कि मानवाधिकार अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होगा, ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन हो सकता है, कौन उसके लायक हो सकता है? उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, या कोई भी वरिष्ठ अधिवक्ता। तो भैया किसी भी सीनियर एडवोकेट को आप नहीं बना सकते, इसके लिए चाहिए होते एक बहुत अच्छी सूझबूझ समझ वाला व्यक्ति। तो ऐसा न्यायाधीश, ऐसा वकील है ना, जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है सुप्रीम कोर्ट में, ऑब्वियस सी बात है, वही इस पद के लिए उच्च या फिर सॉरी वही इस पद के लिए योग्य माना जाता है। अच्छा, अब आपका सवाल यह है सर ये तो रिटायर हो चुके हैं। बोला हाँ जी सर बिल्कुल रिटायर हो चुके हैं। तो इनकी जो अवधि है वो क्या हो सकती है? तो याद रखना, या तो वो 3 साल के लिए बनेंगे, 3 ईयर के लिए, या फिर 70 ईयर्स। मतलब अब देखो सर ये 70 ईयर्स मतलब क्या हो रहा है? देखो मान लेते हैं, इसको छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि मैं मुख्य न्यायाधीश रहा हूं, मैं 2025 में मान लो मैं रिटायर हुआ। कब रिटायर हुआ? 2025 में रिटायर हुआ। अब 2025 में रिटायर हूं तो मैं इस पद के लिए अर्हता धारण करता हूं, मतलब मैं मुख्य न्यायाधीश रिटायर हुआ हूं, कहां का? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट से। और मैं जो है अब एनएचआरसी का अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता हूं। अब 2025 में मैं रिटायर हो चुका हूं। नाउ अगर मुझे 26 से बनाया जाता है, याद रखना 2026 से बनाया जाता है, तो 26, 27, 28 में 3 ही साल रह पाऊंगा। 70 साल का मतलब ये हो रहा है कि अगर मेरी उम्र मान लेते हैं, है ना, 65 में बना, मतलब मैं मान लेते हैं 65 ईयर, चलो 66 में बना, तो 66, 67 और 68, तो भी मैं 68 में ही रिटायर होऊंगा, मतलब 3 साल ये 70 जो पहले होगा। अच्छा, अब मान लेते हैं मेरी उम्र है 69 है, ध्यान से समझना, मेरी एज कितनी होगी? 69। मैंने तो ऊपर का बता दिया, अगर मैं 66 वर्ष में बनता हूं तो मैं 66, 67, 68 प्रॉपर कंप्लीट करने के बाद ही रिटायर होऊंगा, ऐसे नहीं कि 70। या तो 3 साल पहले इसको देखा जाएगा, है ना, 3 साल, या तो 70 ईयर, दोनों में से एक जो पहले हो जाता है। अगर ये पहले हो जाता है 3 साल तो आपको इसमें हटा दिया जाएगा, और 70 ईयर पहले हो जाता है तो ये हटा दिया जाएगा, तब यहाँ पे 3 साल नहीं देखा जाएगा। अब मान लेते मैं 69 ईयर पे एंट्री करता हूं, तो जैसे ही मेरा 70 साल कंप्लीट होगा, भले 3 साल मेरा कंप्लीट ना हो, लेकिन चूंकि 70 साल का क्राइटेरिया कंप्लीट कर चुका हूं, इसलिए मैं इस पद से हटा दिया जाऊंगा, मतलब स्वतः ही मुझे यहां से इस्तीफा दिया जाएगा, मतलब देना पड़ेगा, और मेरी जगह कोई और बंदा आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आपको ये भी जानकारी बता दें कि ये जो अध्यक्ष आपके जो बनते हैं, है ना, जो मैंने बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड यानी कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो बनेंगे, कोई दूसरे न्यायाधीशों को यहाँ पर मौका, राज्य वगैरह के, हाई कोर्ट वगैरह के न्यायाधीशों को मौका यहाँ पर नहीं दिया जाता। इस बात को आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? कल मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि कौन सा आर्टिकल है, और 12, 13, 14, 15, 16 सभी वित्त आयोग के अध्यक्षों के नाम मैंने आपको बताए थे। तो ये जो आपका गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है ना। आप लोगों ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया था, आर्टिकल 280 की हम यहाँ पर बात करते हैं। वहीं अगर मैं राज्य वित्त आयोग की बात करता हूं तो चलो आप इसको कमेंट करके बता देना, है ना, ये आपका 243 की कौन से सेक्शन में आता है, क्योंकि 243 का 1 2 3 4 5 ऐसा बहुत सारा है। आपको बताना है कि 243
144 के कौन से वाले भाग में राज्य वित्त आयोग का गठन की बात करी गई है? अच्छा, अब सर जो ये वित्त आयोग रहता है ये क्या सजेस्ट करता है? ये वित्त आयोग जो रहता है वो सजेस्ट करता है राज्य और केंद्र के बीच वित्त के बंटवारे को। किसके किसके बीच? सेंटर और स्टेट के बीच फाइनेंस, मतलब कैसे कैसे कौन सा हिस्सा इधर जाएगा, केंद्र के पास जाएगा, कौन सा राज्य के पास जाएगा, इसका निर्धारण कौन करता है? ये हमारा सेंट्रल जो आपका फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग जो रहेगा वो करता है। लेकिन राज्य वित्त आयोग इसका काम क्या होता है? सर राज्य और केंद्र तो हो चुका, तो अब क्या बचा? अब बचता है राज्य का जो जो सरकार होती है, मतलब मेन जो आपकी गवर्नमेंट होती है, वर्सेस वर्सेस नहीं बोलना चाहिए, एंड बोलना चाहिए, और किसके बीच? और जो लोकल बॉडीज होता है, लोकल बॉडी यानी कि जो स्थानीय जो स्वशासन हो रहा है, उनके बीच वित्त के बंटवारे को जो सुनिश्चित करेगा वो कौन करता है? वो राज्य वित्त आयोग करता है। ठीक है क्या? चले, अब आपको कमेंट करके बस ये बताना है कि ये जो वित्त आयोग होता है इसके अध्यक्ष की जो अनुशंसा होगी, या जो भी वो अध्यक्ष जो नामित होगा, जो भी अपॉइंट होगा, वो किसके सिफारिश या किसके प्रसाद पर्यंत होता है, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। किसकी बात कर रहा हूं? केंद्र के वित्त आयोग की गठन की, मतलब जब केंद्र का वित्त आयोग जब बनता है, अध्यक्ष बनता है, तो वो कैसे बनता है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये तो यार देखो, अभी आपको लगेगा अरे सर ये तो इतना इजी क्वेश्चन लिखे, इसमें भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हर किसी का आंसर दिल्ली नहीं होता। हालांकि इसका आंसर दिल्ली है, इसका आंसर दिल्ली है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें से आपको हैदराबाद मिलेगा, बहुत सारे में चेन्नई मिलेगा, बहुत सारे में मुंबई मिलेगा। जैसे अगर मैं ज्यादातर बैंकों की बात करूं तो ज्यादातर बैंक में मुंबई आ जाता है ना। इसके अलावा जैसे अगर मैं चेन्नई की बात करता हूं तो चेन्नई किस में आ जाएगा? हमारा अभी जो जीआई टैग वाला जो चलता है, तो जीआई टैग वाले में जो हेडक्वार्टर कौन मिलेगा आपको? चेन्नई मिल जाएगा। हैदराबाद की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आईआरडीए आ जाएगा, आईआरडीए, इंश्योरेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो एनएमडीसी, एनएमडीसी, तो इन सब का हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद देखने को मिलेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो कि आपके आने वाले क्वेश्चंस को, मतलब जो कि आपके आने वाले प्रश्नों में आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? देखो अनुच्छेद आप सभी को पता रहता है यार, आप तो सभी पढ़ के चले जाते हो सर 148 एंड ऑल ऐसे करके, लेकिन आपको भाग कई बार आपको परेशान कर सकता है। तो कौन से पार्ट में है? तो इसका पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर 5, यानी कि भाग 5 में है, मतलब जो केंद्र से संबंधित होता है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है, सीएजी जो रहता है, ये भाग 5 में है, 148 में इसका मेन उल्लेख है, 148, 49, 50, 51 में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल में। ठीक है, अब आपके लिए जाते जाते एक सवाल है, पहले तो मैं पूछा तो उसका भी आंसर देना है, अब मुझे आंसर बताना है, क्या इस पर महाभियोग, मतलब इसका रिमूवल किया जा सकता है कि नहीं? महाभियोग इस पर हम लगा सकते हैं कि नहीं, मतलब क्या हम इसको हटा सकते हैं कि नहीं? देखो महाभियोग पर्टिकुलर शब्द, इंपीचमेंट तो खैर राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, बट मेरा कहना है कि क्या वो प्रक्रिया है कि नहीं, क्या इसको पद से हटाने की प्रक्रिया हमारे संविधान में मौजूद है या फिर नहीं? हाँ या ना में आपको आंसर करना है। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।